जय हिंद। हम देख रहे थे प्रकाश के बारे में, ठीक है। प्रकाश के हम परावर्तन के बारे में जाने, अपवर्तन के बारे में जाने और पुनः परावर्तन के बारे में जाने, लेकिन आज जो हम जानने वाले हैं, आज हम जानेंगे वर्ण विक्षेपण के बारे में, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ टॉपिक बच गया था, ओके, वो आज पूरा कर लेते हैं इस वीडियो में। तो समझते हैं ध्यान से। तो बचा क्या था? तो बचा था उत्तल लेंस, ठीक है, और अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में हम लोग जानेंगे, समझते हैं ध्यान से। उत्तल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस का प्रयोग हम किस में करते हैं? तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और उत्तल लेंस में कैसा चार्ज होता है? तो प्लस, प्लस बोले तो धनात्मक चार्ज होता है, ओके, उत्तल लेंस में। और उत्तल लेंस में जब प्रकाश आप डालते हैं तो प्रकाश को ये करता क्या है? ये प्रकाश को सिकुड़ देता है। क्या करता है? प्रकाश को सिकुड़ देता है इस तरीक़ा से। जब उत्तल लेंस, मान लीजिए उत्तल लेंस हो गया, क्योंकि उठा हुआ भाग तो उत्तल लेंस होता है, तो उत्तल लेंस में जब प्रकाश ऐसे डालेंगे ना तो प्रकाश को ऐसे सिकुड़ देता है, ओके। इस तरह से उत्तल लेंस का डिफिनेशन था। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं आगे। तो उत्तल लेंस में जब प्रकाश डाला जाता है तो प्रकाश को क्या करता है? सिकुड़ देता है, और दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और जब प्रकाश को जब उत्तल लेंस में सिकुड़ दिया जाता है, सिकुड़ जाता है, तो इस घटना को बोलते हैं अभिसारी। क्या बोलते हैं? अभिसारी, ओके। देन यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? तो इसका प्रयोग जो करते हैं हम लोग पास की चीज़ को देखने के लिए, पास की चीज़ को देखने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। बोलेंगे कैसे? तो देखते हैं। दूरदृष्टि दोष में होता क्या है? दूरदृष्टि दोष में जिसे बोलते हैं इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होता है? दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो दिखाई देता है लेकिन पास की वस्तु दिखाई नहीं देता है। इसीलिए हम लोग जो है दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो कभी कभी ना आप भूल जाएंगे, ठीक है, आप भूल सकते हैं इसमें। तो भूले नहीं आप, इसके लिए हम एक ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, दूर, दूर जो है वो दो अक्षर का शब्द है, तो ठीक है, तो दो से दो अक्षर हो गया, ठीक है। और दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो दो से दो हो गया, दूर से दो अक्षर हो गया, और उत्तल में तीन अक्षर हो गया, 1 2 3, तो दो के साथ तीन, दो के साथ तीन, ठीक है। ऐसे करके भी आप याद रख सकते हैं कि दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें अगर प्रकाश डालते हैं तो प्रकाश क्या होता है? सिकुड़ जाता है, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे जो हम देखने वाले हैं अवतल लेंस के बारे में जानने वाले हैं। अवतल लेंस का प्रयोग क्या करते हैं? तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और अवतल लेंस में कैसा चार्ज होता है? तो ऋणात्मक चार्ज होता है। ऋणात्मक बोले तो माइनस चार्ज होता है। किस में? तो अवतल लेंस में। अवतल लेंस में जब प्रकाश को डालते हैं, तो अवतल लेंस में प्रकाश को जब डालेंगे तो प्रकाश को ये क्या करता है? प्रकाश को इस तरह से फैला देता है, प्रकाश को इस तरह से फैला देता है पूरी तरह से, ठीक है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये जो धंसा हुआ भाग होता है ये अवतल लेंस का धंसा हुआ भाग होता है, और उठा हुआ भाग जो होता है वो उत्तल लेंस का उठा हुआ भाग होता है। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, ओके। तो अवतल लेंस में क्या होता है? प्रकाश को फैलाने का काम करता है अवतल लेंस। और इसका जो प्रकाश को जब ये फैलाता है तो इस घटना को हम बोलते हैं अपसारी। क्या बोलते हैं? अपसारी, ओके। देन और पानी का बुलबुला, पानी का जो बुलबुला जो कार्य करता है ये किस लेंस के भांति काम करता है? तो अवतल लेंस के भांति काम करता है पानी का बुलबुला। लेकिन वही अगर आपसे पूछ लिया ओस, क्या होता है? ओस का बूंद, ओस का बूंद तो मोटा होता है, तो ओस का बूंद जो मोटा होता है तो ये किसके भांति काम करता है? तो ये उत्तल लेंस के भांति काम करता है। फंसिएगा नहीं। ओस का बूंद बोलेगा तो उत्तल लेंस के भांति काम करता है, और पानी का बुलबुला बोलेगा तो अवतल लेंस के भांति काम करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उत्तल लेंस में प्रकाश को फैलाने का काम होता है, उत्तल लेंस से प्रकाश को सिकुड़ दिया जाता है, और अवतल लेंस से प्रकाश को फैला दिया जाता है, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। निकट दृष्टि दोष, तो अवतल लेंस का काम क्या है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु तो दिखता है, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखता है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखता है। इसके लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ओके। आगे
जैसे हम समझाए थे ना दूरदृष्टि दोष में उत्तर लेंस का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से एक ट्रिक यहाँ भी है। निकट, निकट में देखिए का अक्षर आता है 1 2 3, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, तो निकट में 3 आता है और अवतल में 4 अक्षर आता है। तो 3 के साथ 4 लगा दीजिएगा, 3 के साथ 4 लगा दीजिएगा। और दूरदृष्टि दोष में 2 अक्षर आता था तो 2 के साथ 3 लगा दीजिएगा। ओके, इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आप समझते हैं ध्यान से। जिसको दोनों नहीं दिखाई देता हो उसके लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे? ना उसको दूर की वस्तु दिखाई देता है, ना वो नज़दीक की वस्तु देख पाता है, तो उसके लिए कैसा लेंस होना चाहिए? ठीक है, तो उसको उस बीमारी को कहा जाता है जरा दृष्टि दोष। उस बीमारी को क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष। और उसके लिए जो है बायफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बायफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है इस तरीक़ा से। समझ लीजिए चश्मा है, ये जो है हम चश्मा बनाए हैं, ठीक है, ये हम चश्मा बनाए हैं। ओके, ये हमने क्या बनाया है? चश्मा बनाया है। और बीच से जो ऐसे चीरे हैं ना, देखिए बीच से हम ऐसे चीरे हैं ना, तो इसमें उत्तल लेंस भी लगाया जाता है और अवतल लेंस भी लगाया जाता है, दोनों साइड, ठीक है। तो जरा दृष्टि दोष में बायफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें उत्तल लेंस भी इस्तेमाल होता है और अवतल लेंस भी इस्तेमाल किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और लेंस का अगर ऐसा ही मात्रक पूछेगा आपसे तो क्या बोलेंगे? तो लेंस का ऐसा ही मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर होता है लेंस का ऐसा ही मात्रक। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अबिंदुकता। अबिंदुकता समझिए क्या होता है। अबिंदुकता क्या होता है? जैसे ये डेस्टर है ना, डेस्टर मेरा आँख सही है तो डेस्टर मुझे सही दिखेगा, खरा दिखेगा, ठीक है। इस तरह से ये मार्कर हो गया, खरा दिखेगा। लेकिन जो अबिंदुकता बीमारी से पीड़ित होगा ना उसको ऐसे दिखेगा, टेढ़ा, इसको ऐसे टेढ़ा दिखेगा। देखिए यहाँ समझाएं, जैसे एक लाठी है, ये जो है ना एक लाठी है सीधा, तो जिसका आँख सही है उसको लाठी सीधा है तो सीधा ही दिखेगा। जो व्यक्ति अबिंदुकता बीमारी से पीड़ित है उसको टेढ़ा दिखाई देगा। ऐसा लाठी ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, ऐसा लाठी ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तो अबिंदुकता बीमारी में व्यक्ति को टेढ़ा दिखता है। ओके, इस तरह से आप समझ गए। और इसके लिए किस लेंस का इस्तेमाल होना चाहिए? तो बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सिलिंड्रिकल लेंस, ठीक है, सिलिंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल ये लोग करता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब जो हम देखने वाले हैं, वर्ण विक्षेपण, ठीक है, वर्ण विक्षेपण के बारे में देखने वाले हैं। तो समझते हैं ध्यान से। देखिए प्रकाश पढ़ रहे थे ना, तो देखिए समझिए ध्यान से। प्रकाश क्या था? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा था, ठीक है। प्रकाश में हम परावर्तन देखे, परावर्तन क्या था? प्रकाश का आना और लौट के चला जाना, एक ऐसा परावर्तन था, तो प्रकाश का परावर्तन था। और अपवर्तन की घटना कैसा था? तो प्रकाश आया और लौटा नहीं, बस कि घुस गया अंदर। इस घटना को क्या बोलते थे? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन बोलते थे, ठीक है। और प्रकाश का अपवर्तन की घटना हमेशा लेंस में होती है, याद रखिएगा। और प्रकाश की अपवर्तन की घटना कब हो सकती है? जब विरल से सघन में जाता हो प्रकाश, तब। जब विरल से सघन में जाता हो प्रकाश तब। जैसे कि हवा से पानी में जाएगा प्रकाश, तो प्रकाश का अपवर्तन की घटना आप बोल सकते हैं। जैसे कि पानी के अंदर उठा हुआ सिक्का महसूस होना, क्षण टेढ़ा दिखाई देना, ये कैसा परावर्तन है? तो प्रकाश का अपवर्तन की ये घटना है, जो कि विरल से सघन में होता है। ओके देन। और क्या देखे? पुनांतरिक परावर्तन देखे। पुनांतरिक परावर्तन घटना क्या था? जैसे आपको क्या बोले थे, एंगल को चेंज करेंगे और पानी में कैसे पत्थर ऐसे फेंकते हैं तो टक से मौत को छू के मतलब पार हो जाता है, मतलब कि टक से पानी में टकरा के जो ऊपर की ओर पत्थर उड़ जाता है ना, वैसी घटना को प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना बोलते हैं। और ये घटना कैसे हो सकती है? तो ये घटना हो सकती है जब सघन से विरल में जाता हो। तो सघन मेरा क्या हो गया? सघन मेरा जल हो गया, फिर जल से फिर विरल में गया। विरल मतलब वायु, ठीक है, विरल मतलब वायु, सघन मतलब जल। तो जल से टकरा के वायु में चले जाना, वो कैसी घटना है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो हम देखने वाले हैं, वन विक्षेपण के बारे में, ठीक है। वन विक्षेपण समझते हैं ध्यान से, ये क्या होता है वन विक्षेपण, ठीक है। वन विक्षेपण का डिफिनेशन होता है प्रकाश रंगों में बिखरना। प्रकाश के रंगों में बिखरने की घटना को वन विक्षेपण की घटना बोला जाता है। ओके, जैसे कि इंद्रधनुष,
इंद्रधनुष क्या है? रंगों में बिखरा हुआ एक इंद्रधनुष होता है ना, जो बारिश उरिश होता है तो इसमें क्या होता है, इंद्रधनुष की घटना होने लगती है। और इसमें जो रंग होता है, इसमें रंग कितना होता है, तो टोटल रंग होता है 7। इंद्रधनुष में टोटल रंग कितने होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। और इसका ना ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने का भी प्रयास करते हैं, ठीक है, समझते हैं ध्यान से। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होता है और वन विक्षेपण की घटना है ये इंद्रधनुष। अब समझते हैं ध्यान से कि 7 रंग कौन कौन होता है, ठीक है। ट्रिक मेरा क्या है, तो बेआनी हापी नाल, बेआनी हापी नाल या बेंजानी हापी नाल करके भी आप याद रख सकते हैं। समझते हैं ध्यान से। बैगनी, ठीक है, बे से बैगनी, आज से आसमानी, आसमानी को आप जामुनी भी बोल सकते हैं, आसमानी को जामुनी रंग भी आप बोल सकते हैं। नी से नीला, नी से नीला, हो से हरा, हरा जो होता है ना, ये इन धनुष के बीच का रंग होता है। एग्जामिनर कभी कभी पूछता क्या है कि बीच का रंग है क्या, इन धनुष में बीच का रंग कैसा होता है, तो वो कैसा होता है, वो होता है हरा। कैसा होता है, वो होता है हरा। तो इन धनुष में बीच का रंग कैसा होता है, वो हरा होता है। फिर हापी में पी का अर्थ क्या हो गया, पीला। हापी में पी का अर्थ क्या हो गया, पीला। ना से क्या हो गया, नारंगी, ना से नारंगी, ओके, जैसे ऑरेंज होता है नारंगी। और लो क्या हो गया, लो से लाल रंग, लो से लाल रंग, ठीक है। तो लाल रंग जो होता है ना, सबसे ऊपर का रंग कहलाता है लाल रंग। सबसे ऊपर का रंग क्या कहलाता है, लाल रंग कहलाता है, ओके। जैसे कि ये इंद्रधनुष हो गया, ये इंद्रधनुष हो गया, ठीक है, इस तरह से इंद्रधनुष हो गया, ठीक है, इस तरह से इंद्रधनुष हो गया, ओके, इस तरह से इंद्रधनुष हो गया। तो सबसे ऊपर का जो रंग होता है ना, ये होता है लाल। सबसे ऊपर का रंग क्या होता है, ये होता है लाल। और इंद्रधनुष जो बनता है वो 42 डिग्री एंगल पे बनता है, ठीक है, 42 डिग्री एंगल पे जो है क्या बनता है, तो इंद्रधनुष बनता है। और इंद्रधनुष बनने की घटना क्या कहलाती है, वर्ण विक्षेपण कहलाती है, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब समझते हैं ध्यान से। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो होता है लाल रंग का। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो वो होता है लाल रंग का। तरंगदैर्घ्य का अर्थ क्या होता है, तरंगदैर्घ्य का अर्थ होता है कि हम दूर तक अगर कोई प्रकाश जल रहा है ना, कोई रंग है ना, तो उसे हम दूर तक देख सकते हैं। तो लाल रंग को ना बहुत दूर तक हम देख सकते हैं, ठीक है। ट्रेनर के पटरियर में देखते हैं कभी कभी लाल रंग को दिखाया जाता है। या फिर टावर जो होता है, मोबाइल का जो टावर होता है, ऊपर में एक लाल रंग का दिया जाता है बल्ब। ऐसा क्यों, ताकि दूर से भी पायलट लोग को ना लाल रंग आसानी से दिख जाए, ओके। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो बैगनी का होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, बैगनी का होता है, ठीक है। ये बैगनी ना नज़दीक से ही आप देख सकते हैं। जैसे जैसे बैगनी दूर जाता है ना, वैसे वैसे विचलित होने लगता है रंग, ठीक है। तो सबसे विचलित रंग अगर बोलेगा, इन धनुष में भी कभी कभी विचलित अगर रंग पूछ लिया आपसे, तो इन धनुष में सबसे विचलित अगर होता है तो वो होता है बैगनी। इसे ना आप नज़दीक से देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन दूर में अगर बैगनी कलर का कोई बल्ब जला है या फिर कोई कलर है, तो आप उसे नहीं देख सकते हैं, विचलित हो जाता है, बिखर जाता है, ठीक है। तो सबसे विचलित कौन होता है, तो सबसे विचलित होता है बैगनी। इसका तरंगदैर्घ्य कम होता है, ठीक है। इन धनुष में भी बोलेगा सबसे विचलित कौन रंग होता है, तो बैगनी जो है, जो कि सबसे विचलित होता है, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और बैगनी जो होता है, बैगनी सबसे नीचे होता है। बैगनी क्या होता है, सबसे नीचे होता है, सबसे नीचे बैगनी, ठीक है। और सबसे ऊपर लाल रंग होता है इन धनुष में, याद रखिएगा। और बीच में पूछ लिया तो बीच में हरा होता है, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। वन विक्षेपण की घटना, वन विक्षेपण की जो घटना होती है वो प्रिज्म से देखने को मिलती है। वर्ण विक्षेपण की घटना किस में देखने को मिलती है, प्रिज्म से देखने को मिलती है, ओके। अब समझते हैं ध्यान से, ठीक है। देखिए, प्रिज्म से देखने को मिलती है, ऐसा क्यों, देखिए क्यों, ऐसा क्यों, जब प्रकाश छोटे छोटे कणों पर पड़ती है, जब प्रकाश छोटे छोटे कणों पे पड़ती है। प्रकाश क्या है, प्रकाश जब आता है तो छोटे छोटे कण के रूप में टकराते हुए आता है ना, तो वही बात बोला गया है। जब प्रकाश छोटे छोटे बंडल के रूप में आता है, ठीक है, छोटे छोटे रूप में जब पड़ता है, तो इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकीर्तित हो जाती है। मतलब इस घटना को प्रकीर्णन की घटना बोलती है। मतलब छोटे छोटे पैकेट के रूप में जब प्रकाश आता है ना, तो छोटे छोटे कण को टकराते हुए जब ये आती है ना, तो क्या होती है, प्रकीर्णित हो जाती है, ठीक है।
ठीक है, प्रकर्णित हो जाती है और धूल कण में मिल के ये 7 रंग रूप ले लेता है। धूल कण में मिल के ये 7 रंग में बिखर जाता है। ओके, जब प्रकाश ऐसे पड़ता है तो धूल कण में मिल के ये 7 रंग में बिखर जाता है। ओके, इस तरह से बोला गया। अब समझते हैं ध्यान से। इंद्रधनुष जो बनता है हमेशा पूर्व या पश्चिम में बनता है, हमेशा पूर्व या पश्चिम में बनता है। किसके कंपैरिजन में? तो सूर्य के कंपैरिजन में, सूर्य के अगेंस्ट में, मतलब कि सूर्य के हमेशा विपरीत बनता है। कैसे? अगर सुबह में सूर्य अगर उग रहा है तो इंद्रधनुष हमेशा पश्चिम में उगेगा। शाम में अगर सूर्य उग रहा है या डूब रहा है, शाम में अगर सूर्य डूब रहा है तो इंद्रधनुष हमेशा पूरब में बनेगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, सूर्य अगर यहाँ उगा है तो इंद्रधनुष यहाँ बनेगा, और सूर्य अगर यहाँ उगा है तो इंद्रधनुष यहाँ बनेगा। ओके, इस तरह से घटना होती है, जो कि हमेशा पूरब या पश्चिम में ही बन सकता है सूर्य, मतलब इंद्रधनुष। ओके, और इंद्रधनुष कितना डिग्री एंगल पे बनता है? तो 42 डिग्री एंगल पे बनता है। एग्जाम में पूछेगा तो आप मार सकते हैं। ओके, और इंद्रधनुष के लिए 4 घटना होना आवश्यक होता है। अगर इंद्रधनुष बनना है तो 4 घटना होना जो है ये आवश्यक होता है। कैसे? तो समझते हैं। पहली घटना परावर्तन, जो आया और लौट के चला गया। ठीक है, दूसरी घटना अपवर्तन, तीसरी घटना वर्ण विक्षेपण, और चौथी घटना पुनः आंतरिक परावर्तन। ठीक है, क्या क्या बोले? परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन और पुनः आंतरिक परावर्तन। ये 4 घटना होगा तब जाके इंद्रधनुष जाके बनना स्टार्ट हो जाता है। ओके, इस तरह से आप समझ गए होंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ अपवर्तनांक देख लेते हैं किसका कितना होता है। ठीक है, अपवर्तनांक देख लेते हैं किसका कितना होता है, जो कि जैसे कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का अगर आपसे अपवर्तनांक पूछ लिया तो कितना होता है? तो 2.42 हीरा का अपवर्तनांक होता है। निर्वात में अगर अपवर्तनांक पूछ लिया तो निर्वात में अपवर्तनांक होता है 0। निर्वात में अपवर्तनांक कितना होता है? 0 होता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। वायु में अगर अपवर्तनांक पूछ लिया, वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? तो वायु का अपवर्तनांक होता है 1.001 इसका अपवर्तनांक होता है। जल का अपवर्तनांक अगर पूछ लिया तो 1.33 इसका अपवर्तनांक होता है। 1.33 मतलब 1.33 इसका अपवर्तनांक होता है। और कांच का अगर पूछ लिया तो 1.5 इसका अपवर्तनांक होता है। ठीक है, और अपवर्तनांक मतलब ये समझ लीजिए कि जिसका ज़्यादा अपवर्तनांक होगा वो ज़्यादा चमकेगा। इस समय किसका ज़्यादा अपवर्तनांक ज़्यादा है? तो हीरा का है, तो हीरा कितना चमकेगा? ज़्यादा चमकेगा और सबके कंपैरिजन में। ओके, निर्वात मतलब क्या हो गया? अंतरिक्ष। ठीक है, अंतरिक्ष, तो अंतरिक्ष कभी चमकता है? पूरा काला दिखता है अंतरिक्ष। ठीक है, अंतरिक्ष चमकता नहीं है, तो उसमें कितना अपवर्तनांक है? 0 अपवर्तनांक है। तो अपवर्तनांक जब 0 रहेगा तो वह चमकेगा कहाँ से? जिसका ज़्यादा अपवर्तनांक रहेगा वो ज़्यादा चमकेगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, और कल जो पढ़ने वाले हैं, कल हम इसके आगे जानेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग को हाँ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ओके, कल हम क्या देखेंगे? विवर्तन के बारे में जानेंगे। ठीक है, विवर्तन मतलब क्या हो गया? प्रकाश का आना और मुड़ जाना, इस सब विवर्तन की घटना है। और ध्रुवन क्या होता है? तो ध्रुवन होता है जब प्रकाश प्रसारित होने लगता है। ठीक है, प्रकाश जब प्रसारित होने लगता है तो उसे ध्रुवन। ये ध्रुवन क्या है? ये प्रकाश ऐसे आया और प्रकाश कभी इधर चला गया, कभी इधर चला गया, कभी इधर चला गया, कभी इधर चला गया, इस तरह से प्रसारित होने लगता है। इस घटना को ध्रुवन बोलते हैं। ओके, यहाँ तक विवर्तन क्या था? तो प्रकाश, जैसे कि प्रकाश इस तरह से आ रहा है और प्रकाश जो है ना इधर न जाके बल्कि इधर चला गया। ठीक है, मुड़ गया, तो इस घटना को बोलते हैं विवर्तन। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को टोटल समझ में आ गया होगा। ध्रुवन और विवर्तन आपको समझ में आ गया होगा। बाकी कल जो है और भी हम अच्छे से समझा देंगे। आप लोग को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो है ना टारगेट बैच है और स्पेशल बिहार दरोगा के लिए ये स्पेशल बैच है। ओके, नॉर्मिकल पूछता नहीं है, इसे नॉर्मिकल हम बताए नहीं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।